नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपका घर बिहार में है तो आप लोग अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसे बना पाएंगे। दोस्तों ईडब्ल्यूएस जो है ना, ये इसका मतलब फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। ये उन लोगों का सर्टिफिकेट बनता है जो लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं और उनकी एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, तो उन लोगों को ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 12 जनवरी 2019 को ये 103वां संविधान संशोधन में ईडब्ल्यूएस का बिल पारित हुआ था और इसमें जनरल कैटेगरी के वर्ग को 10% का रिजर्वेशन दिया जाता है इकोनॉमी के आधार पर। तो यही सर्टिफिकेट आज हम बनाना जानेंगे। दोस्तों ये सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है ये केवल बिहार के लोगों के लिए है, यानी कि अगर आपका घर बिहार के किसी भी जिला में पड़ता है तो आप लोग अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे बनाएंगे घर बैठे, आज के इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। दोस्तों ऑनलाइन सर्टिफिकेट आवेदन देने के लिए आपको सिंपली आप कंप्यूटर से भी दे सकते हैं और अपने मोबाइल से भी दे सकते हैं। तो आप जिस भी चीज को यूज करते हैं उसमें क्या है ना कि आपको गूगल ओपन करना है और गूगल ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है आरटीपीएस, यही 4 लेटर आपको सर्च करना है। आप जैसे ही आरटीपीएस लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने serviceonline.bihar.gov का ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे सबसे ऊपर में आपको लोक सेवाओं का अधिकार एवं अन्य सेवाएं आरटीपीएस एंड अदर सर्विस मिलेगा। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बिहार के मुख्यमंत्री श्री माननीय नीतीश कुमार जी का आपको फोटो दिखेगा और इधर में अगर आप कंप्यूटर से कर रहे हैं तो आपको लेफ्ट साइड में लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं दिखेगा। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो ये तीसरा नंबर सेक्शन में आएगा, जिसमें यहाँ पे आपको सामान्य प्रशासन एवं विभाग मिलेगा। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो आपको जो भी सर्टिफिकेट बनती है, जैसे कि आवासीय प्रमाण पत्र, ये यहीं से आवेदन होता है। जाति प्रमाण पत्र भी यहीं से आवेदन होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आय प्रमाण पत्र भी यहीं से आवेदन होता है। नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र बिहार सरकार के द्वारा यहीं से होता है और नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहीं से होता है। और सबसे नीचे में आपको ऑप्शन मिलेगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आय संपत्ति एवं प्रमाण पत्र का निर्गमन। ये जो प्रमाण पत्र है ये बिहार में जनरल कैटेगरी में जो लोग आते हैं उन्हीं लोगों का सर्टिफिकेट बनता है। बिहार राज्य में जनरल कैटेगरी में आपको ब्राह्मण, राजपूत, भुइहार, कायस्थ, सैयद, शेख, पठान, खत्री, सिंधी, यही सब जातियां आती हैं। तो इन सब जातियों का सर्टिफिकेट ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का बिहार में इशू किया जाता है। तो आपको सिंपली यहाँ पे जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का मतलब आय प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट फॉर्मेट दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलेगा। पहला है अंचल स्तर और दूसरा है अनुमंडल स्तर और तीसरा है जिला स्तर। यानी कि पहला है सीओ स्तर, दूसरा है एसडीओ स्तर और तीसरा है डीएम स्तर। तो सबसे पहले हमारा अंचल स्तर पे बनेगा, उसके बाद एसडीओ स्तर पे बनेगा, उसके बाद डीएम स्तर पे बनता है। तो सिंपली आपको क्या है ना कि अंचल स्तर पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप अंचल स्तर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको दिखेगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग हेतु लाभ आरक्षण अंतर्गत मतलब आच्छादित नहीं है। ये जो है ना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हेतु ये लागू नहीं है। ये केवल और केवल जनरल कैटेगरी के लिए ही लागू है। तो इसको भरना है, सबसे पहले इसको फिल करना है। तो फिल करने में सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रमाण पत्र का प्रारूप भाषा चुने, यानी कि जो आपका सर्टिफिकेट बन के आएगा वो आप किस लैंग्वेज में चाहते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में। ये आप अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज चूज कीजिएगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप हिंदी में ही चूज कीजिए या इंग्लिश में, जो भी आपको मन करे वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज है, यहाँ से आप चूज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से पूछेगा कि जेंडर, आप अपना जेंडर बताइए कि आप पुरुष हैं या महिला हैं या यहाँ पे थर्ड जेंडर है। तो आप यहाँ पे अपने मुताबिक यहाँ पे जेंडर चूज कीजिएगा। जेंडर चूज करने के बाद यहाँ पे आपसे अभिवादन, तो अभिवादन में जो है ना यहाँ पे स्त्री और कोई अभिवादन नहीं, पुरुष में ऑप्शन आ रहा है। और स्त्री में अगर हम बात करें तो स्त्री में यहाँ पे आएगा श्रीमती, सुश्री, कोई अभिवादन नहीं। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करने को आपको बोलूंगा कि अगर आपका जेंडर पुरुष हो या महिला हो, आप यहाँ से जो भी जेंडर सिलेक्ट करें, लेकिन अभिवादन में आप कोई अभिवादन नहीं ही सिलेक्ट करें, क्योंकि ये जो ईडब्ल्यूएस है ये मेनली स्टूडेंट लोग ही अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट लोग के नाम में श्री, सुश्री ये गलत होता है, ताकि आपको आगे कोई रिजेक्शन ना मिले, इसलिए आप लोग यहाँ से कोई अभिवादन नहीं सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आगे बात करें तो यहाँ पे नेम ऑफ अप्लीकेंट। अब देखिए यहाँ पे अगर आप कंप्यूटर से आवेदन दे
दे रहे हैं तो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे ही आप अपना नाम लिखेंगे, नाम लिख के स्पेस देंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका नाम हिंदी में भी आ जाएगा। लेकिन अगर आप एक मोबाइल फोन से आवेदन दे रहे हैं तो आपको यहाँ पे अपना नाम इंग्लिश में लिखना है और फिर यहाँ पे आपको अपना नाम हिंदी में लिखना है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ बताना है। डेट ऑफ बर्थ बताने के बाद आपको यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है कि आधार संख्या, आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य नहीं है। यदि आप आधार संख्या भरेंगे तो इसका प्रमाणीकरण करना होगा। यानी कि बोल रहा है कि अगर आप यहाँ पे अपना आधार नंबर फिल करते हैं ना तो आपको जो है ना आपके आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा, वन टाइम पासवर्ड, जिसको आपको वेरिफिकेशन कराना होगा। अगर आप नहीं फिल करते हैं, स्टार मार्क नहीं है, तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। आगे भी ऑप्शन है तो आप देख लीजिएगा। अगर आपका आधार मोबाइल से जुड़ा है तभी आप यहाँ पे आधार नंबर फिल करें। अगर आधार मोबाइल से नहीं जुड़ा है तो आप यहाँ पे फिल नहीं करेंगे। उसके बाद अगर आगे बात करें तो यहाँ पे बोल रहा है आवासीय पता यानी कि रेसिडेंशियल एड्रेस। अब आपको रेसिडेंशियल एड्रेस में क्या भरना है तो सबसे पहले राज्य का नाम चूज करना है। तो जैसा कि मैं आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि जो है ना ये सर्टिफिकेट केवल बिहार राज्य के लोगों को ही बन सकता है, यानी कि जिनका बिहार में घर है वही लोग इस प्रोसेस द्वारा आवेदन भर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन आएगा बिहार, तो आप यहाँ से बिहार सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद बिहार में 38 जिला है तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में 38 जिला का नाम आएगा। इसमें से जो जिला में आपका घर पड़ता है, जहाँ का आपका आधार कार्ड है या रेसिडेंशियल निवास है, उस जिला को आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। जिला सिलेक्ट करते ही जैसे ही आप यहाँ पे स्टेट और यहाँ पे जिला का नाम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे उस जिला में जितने भी अनुमंडल होंगे यहाँ पे खुलेंगे। अब अनुमंडल में आपको अपना अनुमंडल सिलेक्ट करना है। अनुमंडल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इस अनुमंडल में जितने भी प्रखंड हैं ये प्रखंड यहाँ पे आपको खुलेंगे। इसमें से आपको अपना प्रखंड सिलेक्ट कर लेना है। अब प्रखंड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बात करें तो स्थानीय निकाय का प्रकार। अब जैसे देखिए जो आपका घर पड़ता है या तो वो ग्राम पंचायत में होगा, या तो वो नगर निगम में होगा, या तो वो नगर परिषद में होगा, या नगर पंचायत में होगा। मेनली बिहार में इसी 4 टाइप का एरिया होता है। तो इस 4 टाइप में से आपको पता करना है कि हमारा जो घर है ग्राम पंचायत में है या नगर निगम में है या नगर परिषद में है या नगर पंचायत में है। आपको ये पता करके यहाँ से सिलेक्ट करना है। अगर आपको ये पता नहीं है तो यहाँ पे आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे जो स्थानीय निकाय का प्रकार है ये स्टार मार्क नहीं है। मान लीजिए कि अगर आप यहाँ से ग्राम पंचायत सिलेक्ट करते हैं तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी ग्राम पंचायत होंगे ना वो यहाँ से खुल के आएंगे। आपको इसमें से अपना ग्राम पंचायत का नाम सिलेक्ट करना हो। उसके बाद अगर मान लीजिए कि अगर आपका जो घर है वो नगर निगम में पड़ता है तो यहाँ पे अगर आप नगर निगम सिलेक्ट करेंगे तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी नगर निगम होंगे वो नगर निगम खुल के आएंगे। अगर मान लीजिए कि आपका घर नगर परिषद में पड़ता है तो नगर परिषद आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो नगर परिषद होंगे वो खुल के आएंगे। यहाँ पे नगर पंचायत सिलेक्ट करेंगे तो आपके जिला में जो नगर पंचायत होंगे ये खुल के आएंगे। उसके बाद यहाँ पे वार्ड नंबर। अब जैसे देखिए आपका घर कहीं भी पड़ता है, एक वार्ड नंबर होता है जो कि आपका मतलब एड्रेस होता है, पहचान होता है कि जैसे आपके नाम के तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन आप अपना वार्ड बताइए कि आपका घर किस वार्ड नंबर में पड़ता है। तो यहाँ से वार्ड नंबर जो है ना स्टार मार्क नहीं है, आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मेनली आपको वार्ड नंबर फिल कर ही देंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो यहाँ पे आपको वार्ड नंबर फिल कर देना है। वार्ड नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे आपको जो है ना ग्राम यानी कि विलेज मोहल्ला का नाम बताना है। जैसे आपको अगर आपका जहाँ घर है वो विलेज में पड़ता है या मोहल्ला यानी कि टाउन में पड़ता है, जहां भी पड़ता है उसका नाम आप यहाँ पे लिखिए। उसका नाम लिखने के बाद यहाँ पे डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस, जो आपका घर है यानी कि जहाँ पे आपका घर पड़ता है वो किस पोस्ट ऑफिस में किस डाकघर में पड़ता है वो यहाँ पे डाकघर का नाम लिखिए। डाकघर के नाम लिखने के बाद यहाँ पे पुलिस स्टेशन है। अब देखिए आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी पुलिस स्टेशन होंगे ना उन सभी पुलिस स्टेशनों का एक लिस्ट खुल के आएगा। इसमें से आपको अपना पुलिस स्टेशन का नाम सिलेक्ट करना है। पुलिस स्टेशन का नाम सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पिन कोड नंबर बताना है, यानी कि जो आपका पिन कोड होता है ना 6 अक्षर का, वो पिन कोड आप यहाँ पे फिल कर देंगे। पिन कोड फिल करने के बाद मैं ये सब आपको डेमो के तौर पे फिल करके दिखा रहा हूँ, आप लोग अपना सही सही फिल कीजिएगा। पिन कोड फिल करने के बाद यहाँ पे देखिए क एवं ख में से किसी एक को चुने। अब ये 2 ऑप्शन है, ये 2 ऑप्शन में आप लोग गड़बड़ कर देते हैं कि आपको चुनना कौन सा है, ये आपको समझ नहीं आता है। तो देखिए क में क्या बोल रहा है, केंद्र हेतु अधिसूचित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी एवं बिहार हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सूची में सूचीबद्ध नहीं है। और दूसरा ख ऑप्शन बोल रहा है कि बिहार हेतु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूचीबद्ध में नहीं है, जबकि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध है। यानी कि आप जो है ना बिहार में जो है ना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST में नहीं है,
या मतलब SC ST में नहीं है, लेकिन EBC या BC में से आप किसी में हैं, परंतु केंद्र सरकार द्वारा जो है ना आप जो है ना OBC में नहीं आते हैं। अब देखिए क्या होता है ना कि बिहार में OBC को दो पार्ट में बांट दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट में तो एक ही है अदर बैकवर्ड कास्ट, लेकिन बिहार में दो पार्ट में बांट दिया गया है, एक होता है EBC और एक होता है BC। तो कई ऐसे लोग होते हैं ना जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में OBC में नहीं है, वो जनरल कैटेगरी में आ जाते हैं, उनकी जो जाति है वो जनरल कैटेगरी में आ जाती है। लेकिन बिहार में जो है ना वो क्या होते हैं कि वो आ जाते हैं EBC या BC में, तो उन लोगों का भी सर्टिफिकेट बनता है। उन लोगों को अपना ऑप्शन चूज करना है। अगर आपका पूरी अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं यानी कि अनरिजर्व में आते हैं तो आप पहला ऑप्शन चूज करेंगे। और अगर आप जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा UR में आते हैं और बिहार सरकार के द्वारा EBC या BC में आते हैं तो अब आप ये कैटेगरी चूज करेंगे। तो आप देख लीजिएगा कि आप अपने अनुसार आप किस कैटेगरी में हैं, उस कैटेगरी को चूज कीजिएगा। ये चूज करने के बाद अब यहां से आपको जाति बताना है। तो देखिए बिहार में जो जनरल कैटेगरी में आते हैं वो मैं आपको पहले ही बताया हूं कि ब्राह्मण, राजपूत, भुइहार, कायस्थ, सैयद, शेख, पठान, खत्री, सिंधी, यही सब जातियां आती हैं। तो इन्हीं सब जातियों में से आपको कोई जाति सिलेक्ट करना है। तो आपको अपना जाति सिलेक्ट करना है। अब जाति सिलेक्ट करने के बाद नेम ऑफ फादर, अपने पिताजी का नाम आपको यहाँ पे लिखना है इंग्लिश में। फिर यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है हिंदी में। फिर यहाँ पे आपको अपने माँ का नाम लिखना है इंग्लिश में और यहाँ पे माँ का नाम लिखना है हिंदी में। ये सब नाम जो है ना आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग लिखना है ताकि EWS सर्टिफिकेट में भी कोई गलती ना हो। कई ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी शादी हो चुकी है, कोई फीमेल कैंडिडेट्स है और उनको जो है ना अपना हस्बैंड का नाम भी फिल करना है क्योंकि उनका एड्रेस चेंज हो चुका है। और जो है ना क्या होता है कि एड्रेस चेंज होने के बाद अपने आधार कार्ड में मतलब पिता के नाम की जगह पर अगर हस्बैंड का नाम लिखवा ली है तो उनको हस्बैंड का नाम भी फिल करना होगा। अब यहाँ पे नेम ऑफ हस्बैंड, तो यहाँ पे हस्बैंड का नाम किनको फिल करना है, तो जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं और उनकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पे अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पे इंग्लिश में और यहाँ पे हस्बैंड का नाम अपने हिंदी में, ये उनको फिल करना है। अगर अन्यथा ये शादी नहीं हुई है या आप मेल कैंडिडेट्स हैं तो इसमें आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। फिर यहाँ पे आवेदक का मोबाइल नंबर, अब देखिए मोबाइल नंबर आपको ऐसा फिल करना है जिसपे सर्टिफिकेट बने तो आपको मैसेज आ सके कि आपका सर्टिफिकेट तैयार हो चुका है यानी कि वैलिड मोबाइल नंबर। और यहाँ पे अगर आप मोबाइल नंबर फिल करेंगे ना तो जब आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा तो मोबाइल नंबर पे सर्टिफिकेट का लिंक भेज दिया जाएगा, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ पे ईमेल आईडी, अब देखिए ईमेल आईडी अगर आप फिल करते हैं तो आपका सर्टिफिकेट का PDF आपके ब्लॉक से यानी कि जो आपका ब्लॉक होगा जहां पे आपका घर है, जिस ब्लॉक में आप अप्लाई कर रहे हैं उस ब्लॉक से आपका सर्टिफिकेट ईमेल पे भेज दिया जाएगा। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप अपना फिल कर लीजिएगा। और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल करने के बाद यहाँ पे बोल रहा है कि आवेदक का स्व अभिप्रमाणित फोटो, यानी कि जैसे जो आपका फोटो होता है ना सेल्फ अटेस्टेड, सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि अपने पासपोर्ट साइज फोटो पे आपको सिग्नेचर कर देना है और उसी का फोटो क्लिक करना है। जैसे कि ये फोटो है और यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे सिग्नेचर किया हुआ है, इसी को हम सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं। तो इस तरह का फोटो आपको जो है ना अपलोड करना है। बिना सिग्नेचर का फोटो अगर आप अपलोड करते हैं तो आपका EWS सर्टिफिकेट जो आप अप्लाई करेंगे वो एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे परिवार का कुल आय, अब देखिए यहाँ पे परिवार का कुल आय आपको जो भरना है ना वो आपके घर में जितना भी आपके मम्मी पापा जो लोग मिल के कमाते हैं खेती से या गवर्नमेंट जॉब से या प्राइवेट जॉब से बिजनेस से, वो सब आपको फिल करना है। जैसे मान लीजिए कि मेरा जो मतलब घर में आय है वो खेती से 1 लाख है और अन्य स्रोत से 1 लाख है, तो मेरा घर का कुल आय जो हुआ वो 2 लाख हुआ, तो हम यहाँ पे 2 लाख फिल करेंगे। अगर मान लीजिए कि मेरे पिताजी जो है ना जॉब करते हैं कहीं पे, वहां पे अगर उनको 10,000 की सैलरी मिलती है तो वो 12 महीने जॉब करेंगे तो उनको 1,20,000 रुपए मिलेगी। तो हम यहाँ पे उनकी फैमिली मतलब जो एनुअल इनकम हुआ ना वो 1,20,000 फील करेंगे। अगर वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनको 50,000 की सैलरी मिलती है तो वो उस तरह से काउंट करेंगे कि 50,000 12 महीने उठाएंगे तो उनका जो एनुअल इनकम हो जाएगा वो 6 लाख का हो जाएगा। तो इस तरह से आपको अपना फैमिली का परिवार का कुल आय फिल करना है। और फिल करने के बाद नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पे जो है ना आई एग्री का जो निशान है इसको मतलब डिक्लेरेशन, इसको आई एग्री टिक कर देना है। और टिक करने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को आपको इस बॉक्स में फिल करना है। और कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे देखिए सबमिट और क्लोज और रीसेट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको जो ग्रीन कलर का सबमिट का बटन दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा कि कृपया नाम
की शुद्धता की जांच कर लें। कृपया मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी की शुद्धता की जांच कर लें। एसएमएस के माध्यम से सूचना प्राप्त करने के लिए मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी अवश्य भरें। कृपया यह जांच कर लें कि सुनिश्चित कर लें कि आपके द्वारा स्व अभिप्रमाणित फोटो लगाया गया है, अन्यथा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा। यानी कि जो आपका फोटो है वो फोटो के ऊपर अगर आप बिना सिग्नेचर किए हुए अपलोड करेंगे तो आपका जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये सब चीज को आपको ध्यान रख के और ये सब चीज आप फॉलो किए हैं तो आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इस इंटरफेस में आपने जो भी डिटेल्स फिल किया है वो सब डिटेल्स आपको दिखा देगा। आपका पूरा एड्रेस, आपके पिताजी का नाम, आपका नाम, मोबाइल नंबर और आपने जो फोटो अपलोड किया है वो सब दिखा देगा। फैमिली का पूरा एनुअल इनकम, ये सब को आपको देख लेना है। और देखने के बाद अगर आपको कुछ डाउट लगता है कि आपसे गलत फील हो गया है जल्दी जल्दी में, तो आपको यहाँ पे एडिट का बटन है 2 नंबर में, इस एडिट के ऊपर क्लिक करके आपको एडिट कर लेना है। अन्यथा आप आवेदन देना नहीं चाह रहे हैं तो यहाँ पे कैंसल पे बटन दाब के आप कैंसल भी कर सकते हैं। तो ये सब आपको नहीं करना है। अगर आपको कोई गड़बड़ नहीं है तो आपको यहाँ पे अटैच एनेक्जर के ऊपर क्लिक करना है। ये इसलिए क्लिक करना है कि इससे पहले वाला जो फेस था उसमें आधार नंबर फिल करना था, तो आधार नंबर मैंने फिल नहीं किया क्योंकि मेरा आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है। तो उन लोगों अगर आधार नंबर आप फिल नहीं करेंगे तो आपको अटैच एनेक्जर के ऊपर क्लिक करने का ऑप्शन आएगा। अगर आप आधार नंबर फिल कर रहे हैं तो आपके आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पे एक 6 अक्षर का ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको फिल करके वेरीफाई कर लेना है। तो मैं अपना आधार नंबर फिल नहीं किया हूं तो मेरे पास ये इंटरफेस खुला है और मैं यहाँ पे अटैच एनेक्जर के ऊपर क्लिक करूंगा। अब जैसे ही हम अटैच एनेक्जर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आधार कार्ड के नंबर नहीं फिल करने वाले के सामने जो है ना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है, ताकि ये पता चल सके कि जो ये अप्लाई किया है ना ये सच में इस जगह का निवासी है। तो ये डॉक्यूमेंट्स का जो लिस्ट है ना उसमें कुछ इस तरह का मतलब ऑप्शन है जिसमें आपको मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, सर्विस पहचान पत्र, केंद्र राज्य सार्वजनिक द्वारा, पासबुक, फोटो सहित बैंक डाकघर द्वारा, और यहाँ पे स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, पेंशन दस्तावेज, सरकारी पहचान पत्र, इन सब चीजों को आप अपलोड कर सकते हैं। इन सब चीजों में से कोई एक अपलोड करना होता है जिसका आपको फोटो क्लिक करके और 200 KB से कम का अपलोड करना होता है। तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करूंगा क्योंकि मेरे पास आधार कार्ड आसानी से अवेलेबल है। आधार कार्ड के ऊपर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे फाइल रेफरेंस के नीचे चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। अब चूज फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरा जो ये डॉक्यूमेंट्स है ये आधार कार्ड का फोटो है और 200 KB से कम का है और जेपीजी फॉर्मेट में है, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। मेरा आधार कार्ड का जो 200 KB से कम का फोटो है वो अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे हम सेव एनेक्जर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम सेव एनेक्जर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है ना कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इस इंटरफेस में आपका सारा डिटेल्स दिखाएगा और यहाँ पे हमारे सामने 2 ऑप्शन आएगा, एक सबमिट और कैंसल। तो कैंसल तो हमको करना नहीं है, हम यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो है ना हमारा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए जो हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए हैं इसका हमारे सामने एक इंटरफेस खुल के आ चुका है और मेरा सक्सेसफुली ईडब्ल्यूएस के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। और नीचे में मुझे 2 ऑप्शन मिलेगा, एक है एक्सपोर्ट टू पीडीएफ और दूसरा है क्लोज। तो हम इसको एक्सपोर्ट टू पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर लेंगे। अब सेव करने के बाद यहाँ पे कुछ जरूरी बात है जो कि आपको ध्यान में रखना है। ये जरूरी बात क्या है तो यहाँ पे आप देखिएगा तो आवेदन का तिथि अगर मान लीजिए कि ये 18/11/2023 है तो यहाँ पे देखिए सेवा प्रदान करने का तिथि जो है ना यहाँ पे 14/12/2023 है, यानी कि सेवा प्रदान करने का जो अवधि है वो 21 दिन में आपको मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है और कोई एप्लीकेशन आया या वैकेंसी आया और उसमें आपको ईडब्ल्यूएस से आवेदन देना है और उस फॉर्म भरने का मतलब लास्ट डेट जो है वो 10 दिन में हो जाएगा और आपको जल्दी सर्टिफिकेट चाहिए और यहाँ पे बोला जा रहा है कि 21 दिन में आपको मिलेगा। तो इसको आपको जल्दी कैसे प्राप्त करना है, तो ये प्राप्त करने के लिए जो इस पीडीएफ को आप सेव किए हैं इस पीडीएफ को आपको पहले प्रिंट निकाल लेना है और प्रिंट निकालने के बाद आपको अपने ब्लॉक में जाना है
और ब्लॉक में जाने के बाद जो आपके पंचायत होंगे या नगर निगम होंगे या नगर परिषद होंगे या नगर पंचायत होंगे, उन सब जगहों का कर्मचारी बांटे होते हैं जो राजस्व अधिकारी के अंडर में काम करते हैं। उन कर्मचारी के आपको पता कर लेना है कि मेरे जो मतलब एरिया है उस एरिया के कर्मचारी कौन है, उनके पास जाना है और जो प्रिंट निकाले होंगे ना उस पे उनका सिग्नेचर करवा लेना है। और सिग्नेचर कराने के बाद इसको आपको जो है ना आपके ब्लॉक में जो आरटीपीएस काउंटर होता है, हर ब्लॉक में एक आरटीपीएस काउंटर बनाया होता है, जो कि पहले आप लोगों को याद होता है कि पहले जो है ना ये ऑनलाइन वाली सुविधा नहीं थी, तो आपको फॉर्म कीन के और भर के जमा करते थे तो आपको रिसीविंग मिलता था और उसके बाद सर्टिफिकेट बन के आता था। तो वही आरटीपीएस काउंटर है, उसी आरटीपीएस काउंटर पे अपने कर्मचारी से इसी के ऊपर सिग्नेचर करा देना है और सिग्नेचर कराने के बाद जमा करेंगे और बोलेंगे कि मुझे बहुत जरूरी है 1-2 दिन में दीजिए, तो वो 1 से 2 दिन में आपको सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। देखिए कई बार क्या होता है ना कि जैसे आप आवेदन दे दिए तो आपका काम खत्म हो गया, लेकिन उन लोगों को दौड़ाना होता है तो वो लोग बोलेंगे कि आप आय प्रमाण पत्र लाइए, उसके बाद आप निवास प्रमाण पत्र लाइए, आप जाति सर्टिफिकेट लाइए, तब आपका हम ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशू करेंगे। तो इससे पहले आपको इस सब चीजों में परेशानी हो, इसीलिए मैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का फॉर्म कैसे भरें ये वीडियो बनाने से पहले मैं आवासीय प्रमाण पत्र का, जाति प्रमाण पत्र का, आय प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट कैसे बनेगा इसका वीडियो बना के मैं अपने चैनल पे उपलब्ध कर दिया हूं। आप वो जाके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लेंगे और वहां से एक ही टाइम में अगर नहीं हो तो सब कुछ अप्लाई कीजिए और सब कुछ का प्रिंट निकालिए और जाइए कर्मचारी को दीजिए और उससे सिग्नेचर करवाइए कर्मचारी से, और सिग्नेचर करवाने के बाद आरटीपीएस काउंटर पे जमा कीजिए, आपका सर्टिफिकेट बनेगा और आपके मोबाइल नंबर पे एसएमएस मतलब एसएमएस के थ्रू मैसेज आ जाएगा। और देखिए कोई भी कर्मचारी होते हैं अगर आपको दौड़ाते हैं ना तो देखिए वो आपका काम है, अगर आप उनसे अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से बिहेव करेंगे। हाँ हम मानते हैं कि हर कर्मचारी एक जैसे नहीं होते हैं और आपको वो दौड़ाएंगे कि ये कराइए वो कराइए, तो आप उनको बोलिए कि देखिए ऐसा बात नहीं है, आपको जो गवर्नमेंट सैलरी दे रही है वो इसी काम के लिए दे रही है कि आप पता कीजिए कि आपके जो प्रखंड में या आपका जो एरिया है उस एरिया में कौन किस तरह के लोग हैं। आप चलिए मेरे मुखिया से पता कीजिए, मेरे सरपंच से पता कीजिए कि मेरा फैमिली एनुअल इनकम क्या है। अगर वो सर्टिफिकेट इशू नहीं कर रहे हैं तब की ये बात है, अगर इशू कर दे रहे हैं तो कोई बात नहीं। तो जितना भी मैं आपको बात बताया, इस सब बात बताए कि वीडियो बहुत लंबी हो गई हो तो आपको इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और ये सब बात को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन जाएगा और आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम चलाई गई 2019 में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र 10% रिजर्वेशन के लिए, इसका लाभ आप ले पाएंगे। तो अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।